अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यह पॉडकास्ट अपनी मदद आप और हमारे साथ हैं आज डॉक्टर हिबा। डॉक्टर हिबा ने एमबीबीएस किया है आगा खान यूनिवर्सिटी कराची से और रेजिडेंसी की है इन्होंने इंटरनल मेडिसिन में यूएस से। और करंटली शी इज़ डूइंग हर फेलोशिप इन डायबिटीज़ एंडोक्राइनोलॉजी एंड मेटाबॉलिज्म फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ मिनेसोटा। थैंक यू सो मच डॉक्टर हिबा, आपने हमारे लिए टाइम निकाला। हम आपसे बात करना चाहते हैं शुगर के बारे में, जिससे मेडिकल टर्मिनोलॉजी में डायबिटीज़ कहा जाता है। अनफॉर्चुनेटली ये बीमारी हमारे माशरे में बहुत कॉमन होती जा रही है। हर 10 में से एक इंसान को डायबिटीज़ होता है और ऑफन अनडायग्नोस्ड होता है। तो आप हमारी ऑडियंस को बताएं कि ये होता क्या है, व्हाट इज़ डायबिटीज़। जी अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। तो डायबिटीज़ क्या शय है? डायबिटीज़ समझने के लिए हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि नॉर्मली हमारी बॉडी में क्या होता है। तो जब हम हम्म। कोई भी खाना खाते हैं, कोई भी चीज़ खाते हैं या पीते हैं, जो शुगर उसमें होती है बहुत बेसिक फॉर्म में, वो हमारी ब्लड स्ट्रीम में जज़्ब हो जाती है, अब्ज़ॉर्ब हो जाती है। अब इंसुलिन का क्या काम है हमारी बॉडी में? हमारी बॉडी नॉर्मली हमारा लुबलुबा या पैनक्रियास जो होता है, वो इंसुलिन प्रोड्यूस करता है ताकि ये शुगर जो हमारी ब्लड में अब मौजूद है, उसको हमारे सेल्स यूज़ कर सकें, टेक अप कर सकें। सही। नाउ डायबिटीज़ में मसला ये आता है, 2 मसले आ सकते हैं। तो एक टाइप 1 डायबिटीज़ होती है जो आपने सुनी होगी, जिसके अंदर हमारे पैंक्रियास जो है वो बिल्कुल भी इंसुलिन प्रोड्यूस कर नहीं पाता, तो वो सेल्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ये पेशेंट्स ऑब्वियसली इंसुलिन पे डिपेंडेंट होंगे। अब जो ज़्यादा हम्म। कॉमनली हम देखते हैं वो टाइप 2 डायबिटीज़ है। टाइप 2 डायबिटीज़ में आपका लुबलुबा इंसुलिन प्रोड्यूस तो कर रहा है, लेकिन जो इंसुलिन की इफ़ेक्टिवनेस है, जो उसका एक्शन है, जो काम वो हम्म। करती है, वो नहीं कर पाती। तो इंसुलिन इज़ नॉट एबल कि वो जो है आपके ग्लूकोज़ जो आपके ब्लड में मौजूद है, उसको वो सेल्स तक पहुँचा सके। इसे हम इंसुलिन रेज़िस्टेंस कहते हैं। इसकी वजह से अच्छा। आपका लुबलुबा थक सा जाता है कि वो बार-बार क्रिएट कर रहा है इंसुलिन, बट इट्स नॉट इनफ कि वो आपकी बॉडी को फ़ायदा पहुँचा सके। फिर आपके ब्लड शुगर लेवल्स बढ़े हुए होते हैं कॉन्स्टेंटली, और फिर ये सारी नेगेटिव इफ़ेक्ट्स आपके बॉडी के ऊपर रिज़ल्ट कर सकते हैं। जैसे कि आपकी ब्लड वेसल्स जो हैं, जो शराएँ आँखों में होती हैं या फिर किडनीज़ में आपके हम्म। गुर्दों में होती हैं, उनके ऊपर नेगेटिव इफ़ेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं। आपकी जो नर्व्स होती हैं, उनके ऊपर नेगेटिव इफ़ेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। यानी कि जो डायबिटीज़ है, इस बीमारी में जो आपके ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो बढ़ा हुआ रहता है, जिसकी वजह से आपको लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। तो अगर आप इस बीमारी से बचना चाहते हैं या फिर आप या आपके आसपास में कोई इस बीमारी का मुकाबला कर रहा है, तो ज़रूरी है कि इस बीमारी को समझा जाए ताकि हम अपनी और अपने आसपास के लोगों की मदद कर पाएँ। तो डॉक्टर हिबा, वो क्या रिस्क फैक्टर्स हैं हमारी ज़िंदगी में जो हमें डायबिटीज़ की तरफ प्री डिस्पोज कर सकते हैं, या जिनकी ज़िंदगी में होने से हमें डायबिटीज़ होने का ख़तरा बहुत बढ़ जाता है? पहली चीज़ जो हम मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस करना चाहूँगी वो वेट है। सो पीपल हू आर ओवरवेट या फिर ओबीस, उन वो लोग काफ़ी एट रिस्क हैं कि दे कैन डेवलप डायबिटीज़, क्योंकि वो इंसुलिन रेजिस्टेंस उनमें ऑलरेडी इनहेरेंटली मौजूद हो जाती है। ऑल्सो अगर आपकी कोई रिलेटिव्स हैं दैट आर फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स, आपके वालिदैन, आपके भाई-बहन या इवन डिस्टेंट रिलेटिव्स जिनको डायबिटीज़ हो, दैट डज़ इंक्रीज़ स्लाइटली आपकी जेनेटिक प्रीडिस्पोज़िशन। दूसरी ये वो ख़वातीन जो जिनकी पहली प्रेगनेंसीज़ हुई हैं और उन प्रेगनेंसी के दौरान उनको डायबिटीज़ डायग्नोज़ हुई थी, जिसको हम जेस्टेशनल डायबिटीज़ कहते हैं। बाद में अगर उनको उससे पहले डायबिटीज़ नहीं भी डायग्नोज़ थी, तो उस प्रेगनेंसी के बाद दे आर एट एन इंक्रीज़्ड रिस्क कि वो डायबिटीज़ डेवलप कर सकते हैं। कुछ ख़वातीन जिनको कुछ डायग्नोसिस मिलती हैं, जैसे कि पीसीओएस, पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, वो ख़वातीन हम्म। भी एट रिस्क हैं। और फिर जनरली इफ़ यू आर नॉट एक्सरसाइजिंग अ लॉट, अगर आपका काफ़ी सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल है, आप टीवी के सामने आके बैठ जाते हैं या आप काम करते वक़्त बहुत यूजिंग द कंप्यूटर ऑल द टाइम, दैट्स अ रिस्क हम्म। फैक्टर एज़ वेल। And then also as we age, our risk also increases. तो नॉर्मली जैसे हम अच्छा। रिकमेंड करते हैं कि 35 इयर्स की एज के बाद हम स्क्रीनिंग शुरू करते हैं डायबिटीज़ के लिए।
अक्सर औक़ात ऐसा होता है कि लोगों को शुगर होती है लेकिन उन्हें मालूम नहीं होता। तो ज़रूरी है कि अपनी ज़िंदगी में अपने आप को और अपने आस-पास के लोगों की ज़िंदगी में आप इन रिस्क फैक्टर्स को आइडेंटिफ़ाई करें। यानी कि अगर मोटापा है, आपके रिश्तेदारों में से किसी को शुगर है, प्रेगनेंसी में शुगर हुई थी, पीसीओएस डायग्नोज़ हुआ है या बहुत ज़्यादा सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल है, हर वक़्त बैठे रहते हैं या फिर आपकी एज ज़्यादा है तो अपने डॉक्टर के मशवरे से डायबिटीज़ की स्क्रीनिंग कराएं ताकि आप इस बीमारी में मुब्तला होने से ख़ुद को बचा पाएँ। डॉक्टर हिबा, अक्सर लोगों को ये बीमारी लाहिक होती है लेकिन वो डायग्नोज़ नहीं हो पाती और उन लोगों को कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि आप हमें बताएं कि वो क्या अलामात होती हैं जो हमें इस बीमारी को पहचानने में मदद करेंगी। व्हाट आर द सिम्पटम्स ऑफ डायबिटीज़? तो कुछ अलामात जो बहुत ही कैरेक्टरिस्टिक होते हैं वो जो हम पूछते हैं पेशेंट से वो ये है कि कुछ पेशेंट को बहुत ज़्यादा प्यास लगना शुरू हो जाती है, तो पानी अच्छा। या कुछ भी चीज़ उनको बहुत ज़्यादा प्यास लगना शुरू होती है। ऑल्सो देयर इज़ एन इंक्रीज्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन, तो पेशाब बार-बार आना या फिर ज़्यादा मिकदार में आना, स्पेशली रात को बार-बार उठ रहे होते हैं रात में टू पास यूरिन, दैट्स अ मेजर साइन। ऑल्सो कुछ लोग एक्चुअली रिपोर्ट भी करते हैं कि दे फील हंग्रियर, उनकी भूख बढ़ जाती है थोड़ी एज वेल। और अगर ब्लड शुगर्स आपकी हाई हो, काफ़ी हाई जा रही हो, तो आपका विजन भी ब्लर हो सकता है। तो इंटरमिटेंटली ब्लर्ड विजन अगर लोगों को एक्सपीरियंस हो रहा हो। इन एडिशन टू दैट, अगर अगर ऑब्वियसली ये काफ़ी टाइम से चल रहा है, तो यू कैन ऑल्सो स्टार्ट टू डेवलप सम नमनेस और टिंगलिंग, जैसे सुन हो जाते हैं ना पैर कभी-कभी अगर हम बहुत हाँ। देर तक बैठे हैं, उस तरह की महसूस आपको होना शुरू हो जाता है आपकी फीट पे। अगर आप बहुत देर छोड़ दें और डायग्नोस ना हो, तो अल्सर्स भी डेवलप होना शुरू हो जाते हैं ऑन द फीट। तो बहुत ज़रूरी है कि आप ख़्याल रखें अपने फीट का, जैसे आप अपने चेहरे का ख़्याल रखते हैं। ऑल्सो रिकरेंट इन्फेक्शंस कुछ लोग रिपोर्ट करते हैं, जैसे यूरिन के इन्फेक्शन बार-बार होना, यीस्ट इन्फेक्शन बार-बार होना, क्योंकि ब्लड शुगर आपकी इतनी ज़्यादा ब्लड में बढ़ी हुई है कि आपकी यूरिन में भी वो नुमायाँ होती है, एक्सक्रीट आप कर रहे हैं उसको, तो बैक्टीरिया को मौका मिल जाता है कि हम इन्फेक्ट करें हुँ। इस एरिया को। तो ये होता है। ऑल्सो कुछ फिजिकल अलामात भी आप नोट कर सकते हैं अपनी स्किन का, अगर आप एग्जाम करें तो कुछ हुँ। लोग डेवलप कर सकते हैं कुछ डार्कन्ड एरियाज, मतलब ब्राउन टू अच्छा। ब्लैक एरिया, वेलवेटी से हुँ। उभरे हुए आपको एक रैश सा मिलेगा ओवर द आर्मपिट्स के एरिया बगल में, और नेक के पीछे। अगर आपको ये नोटिस करना शुरू करें, ये भी एक अलामत है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस शायद आप डेवलप कर रहे हैं। वज़न का कम होना एक और साइन हो सकता है कि शायद आपको डायबिटीज़ हो। उसके अलावा थकान, दिन भर थकान रहना, बआसानी आपका थक जाना, ये भी एक साइन हो सकता है। और उसके साथ साथ अगर आपको कोई कट हो जिसमें जैसे खून निकले या कोई भी अल्सर हो जैसे, तो उसको हील होने में ख़ासा वक्त लग सकता है, लॉन्गर देन जिन लोगों को डायबिटीज़ नहीं है। अम, तो जैसे सर्जरी के बाद भी हम नोटिस करते हैं, अगर किसी का सर्जिकल इंसिशन हो तो उसको हील होने में ख़ासा वक्त लग सकता है। तो ये 10 अलामात हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा प्यास लगना, बहुत बार-बार वॉशरूम जाना, बहुत ज़्यादा भूख लगना, नज़र सही नहीं आना, हाथ-पाँव सुन्न हो जाना, पाँव में अल्सर होना, बार-बार इन्फेक्शन होना, स्किन रैश और वज़न कम हो बगैर किसी रीज़न के और आप थके हुए रह रहे हों और आपके ज़ख़म को ठीक होने में बहुत टाइम लग रहा हो। तो ज़रूरी है कि आप अपने अंदर और अपने आसपास के लोगों में इन सिम्पटम्स को पहचानें ताकि आप सही वक्त पे डॉक्टर से रुजू करके इस बीमारी को डायग्नोज कर पाएँ। डॉक्टर हिबा, इस ग्रुप को, इस चैनल को बनाने का मकसद ये था कि हम अपने आप को बीमारियों से बचा पाएँ। तो डायबिटीज़ से बचने के लिए एक प्री डायबिटीज़ की बड़ी इंपॉर्टेंस होती है क्योंकि वहाँ पे हम इंटरवीन करके अपने आप को इस बीमारी से बचा सकते हैं। तो आप मेरी ऑडियंस को बताएं कि व्हाट डू वी मीन बाय प्री डायबिटीज़? जी, ये बहुत अच्छा सवाल है। तो एसेंशियली आप सोचेंगे डायबिटीज़ एक कंटिन्यूअम है। हुँ। प्री डायबिटीज़ उससे एक स्टेप पहले है, तो आपकी रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है कि आपको डायबिटीज़ आप डेवलप कर सकते हैं। आपकी ब्लड शुगर्स जो हैं वो एलिवेटेड हैं, लेकिन वो इस एक्सटेंट तक नहीं है कि हम कह सकें कि आपको डायग्नोसिस है डायबिटीज़ की, लेकिन आप बहुत ज़्यादा रिस्क पे हैं।
तो पर्टिकुलरली हम ब्लड शुगर लेवल्स आपका जब चेक करते हैं तो मतलब वो जैसे 100 से 125 तक बढ़ी हुई होंगी, लेकिन जो 126 से ज़्यादा, जैसे फास्टिंग ब्लड शुगर की मैं बात कर रही हूँ, वो नहीं होंगी कि हम कहें कि ये एग्जैक्टली डायबिटीज़ है। तो मैं तो कहूँगी प्री डायबिटीज़ एक अपॉर्चुनिटी है आपके पास कि आप अपने डाइट लाइफस्टाइल चेंज कर सकते हैं सो दैट यू डोंट डेवलप डायबिटीज़। यानी कि ये वो विंडो है जहाँ पे हम मेहनत करके एफर्ट करके अपने आप को शुगर में मुब्तला होने से बचा सकते हैं। तो डॉक्टर हिबा, वो क्या लाइफस्टाइल चेंजेस हैं जो आप रेकमेंड करेंगे जिनको इख्तियार करके इस महलिक बीमारी से बचा जा सकता है? पहला इंटरवेंशन तो मैं ये कहूँगी कि एक्सरसाइज, गेट मूविंग। बहुत ज़्यादा सेडेंट्री हमारा मॉडर्न लाइफस्टाइल हो गया है। एंड नॉर्मली द रिकमेंडेशन जो एविडेंस बेस्ड है, जो स्टडीज़ हमने की हैं, उनमें ये है कि अगर आप 150 मिनट, तो आप सोच लें कि हफ्ते में 5 दिन, 5 डेज अ वीक, आपने आधे घंटे एक्सरसाइज की। और ये कैसी एक्सरसाइज? ब्रिस्क वॉकिंग। आप यू गो फॉर अ वॉक आउटसाइड, इट डजंट हैव टू बी वेरी स्ट्रेन्यूअस कि आप पता नहीं क्या वेट्स उठा रहे हो, लेकिन यू वॉक ब्रिस्कली फॉर हाफ एन आवर 5 डेज अ वीक। और आप वेट लॉस के लिए एम करें। यू एम कि अभी जो आपका करंट वेट है उससे 5 to 7% आप वेट लॉस अचीव करें और मेंटेन करें। और अगर आप ये करते हैं तो आपका A1C नेचुरली काफ़ी रिड्यूस हो सकता है। एंड नॉर्मली इवन समथिंग एज सिंपल इज, नॉर्मली हम काम कर रहे होते हैं फॉर वेरी लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम, 1 से 2 घंटा हम बैठे हुए होते हैं। इट्स बिन शोन कि अगर आप इंटरप्ट करें अपने सिटिंग टाइम को हर आधे घंटे, उठ के जस्ट टेक अ क्विक वॉक अराउंड योर रूम, उससे भी आपकी रिस्क डिक्रीज हो सकती है। तो ये तो हमने एक्सरसाइज की बात कर ली। फिर न्यूट्रिशन में आप क्या करें? तो डाइट चेंजेस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। हमारा मॉडर्न डाइट के अंदर बहुत ज़्यादा शहर हमने इंक्लूड कर लिए हैं जिसमें एडेड शुगर्स होती हैं, एम्प्टी कैलोरीज होती हैं। तो ये सोडाज, ये पेप्सी, कोला, ये सारी चीज़ें जो हमने इंक्रीज कर ली हैं अपनी डाइट हमारी में, तो चाय में भी बहुत चीनी होती है। बिल्कुल एडेड शुगर्स जो चाय में हम डालते हैं उनको आप एलिमिनेट कर दें। एंड आई नो इट्स वेरी हार्ड कि हम जब ये कहते हैं, पेशेंट्स हमेशा कहते हैं कि भाई जिंदगी में मजा क्या रह गया ये सब करके। तो आप आदत अपनी आहिस्ता आहिस्ता डालें, डिक्रीज द अमाउंट दैट यू आर पुटिंग इन योर चाय फॉर इंस्टेंस। दूसरी ये आप करें कि आप मेक बेटर चॉइसेस। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स की हम बारे में बात करते हैं, वो बेहतर होते हैं सिंपल कार्ब से। इसी कि सारे कार्बोहाइड्रेट्स इक्वल नहीं क्रिएटेड हैं। तो कुछ जो है सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, कुछ कॉम्प्लेक्स होते हैं। इसका क्या मतलब है? अब सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो इतने अच्छे नहीं होते जितने कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हैं, क्योंकि कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट के अंदर फाइबर भी बहुत ज़्यादा मौजूद है और उसमें वाइटामिन और मिनरल्स जो एसेंशियल हैं वो मौजूद हैं। नॉर्मली जो रिफाइंड हम कहते हैं, रिफाइंड ग्रेन्स होते हैं, वो ये सारी अच्छी चीज़ें जो कार्बोहाइड्रेट्स में मौजूद होती हैं, जैसे कि फाइबर, विटामिन्स, मिनरल्स, वो ये सारे प्रोसेसिंग के दौरान निकाल लेते हैं। तो ये इसके आपको फ़ायदा नहीं होता, आपको बस एक एम्प्टी सी कैलोरी मिल रही है जिससे आपकी शुगर इंक्रीज हो रही है, आपका वेट बढ़ रहा है। तो इसीलिए ऑप्टिंग फॉर थिंग्स लाइक होल व्हीट प्रोडक्ट्स, होल ग्रेन प्रोडक्ट्स, ये इंक्रीज करें अपनी डाइट के अंदर। दूसरा ये कि आप incorporate more and more vegetables into the diet, और ये नॉन स्टार्ची वेजिटेबल्स, तो potatoes वगैरह नहीं, लेकिन more things like tomatoes, onions are good, broccoli, cucumber, celery, इस तरह की चीज़ें आप incorporate करें। अगर आप भी अपने आप को, अपनी फैमिली को डायबिटीज़ से बचाना चाहते हैं तो आपको अपनी ज़िंदगी में कुछ तब्दीलियाँ लानी पड़ेंगी। जैसे कि डॉक्टर हिबा ने हमें बताया कि एक्सरसाइज करें, वज़न कम करें और खाने में एहतियात करें। खाने में आपको ये एहतियात करनी है कि आपको शुगर का इंटेक कम से कम करना है और रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स को आपको रिप्लेस करके कॉम्प्लेक्स होल ग्रेन प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करना है और सब्जियों का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा किया जाए। तो अब आप फर्दर ये बताएं कि जब हम खाने बैठें तो कितनी मिकदार में क्या चीज़ इस्तेमाल करनी चाहिए? इट्स वेरी हार्ड नॉर्मली कि आपको एक मील टाइम पे आप कितनी मिकदार में ये डिफरेंट चीज़ें, कितने प्रोपोर्शंस में ये चीज़ें खा रहे हैं, कैसे एस्टिमेट करें। तो एक बहुत ही आसान मेथड जो डेवलप हुआ है वो प्लेट मेथड के नाम से डेवलप हुआ है, जिसमें आप इमेजिन करें कि आप बैठे में अपने खाने के लिए और आपके पास एक 9 इंच की डायमीटर की प्लेट है आपके सामने। अब उस प्लेट में आप क्या क्या खाएंगे, क्या भरेंगे? आधी उस प्लेट के अंदर सिर्फ वेजिटेबल्स होनी चाहिए,
और वो वेजिटेबल्स कुछ भी हो सकती है, भिंडी हो सकती है, इट कैन बी लेटस, टोमेटोज, टमाटर, क्यूकम्बर्स, व्हाट हैव यू। अब आधी प्लेट ये है। क्वार्टर जो आधी प्लेट बची उसमें से क्वार्टर ऑफ द प्लेट इज सम लीन प्रोटीन। तो ये चिकन हो सकती है, इट कैन बी फिश हो सकती फिश। है। फिश इज अ ग्रेट सोर्स। जी बिल्कुल, फिश हो सकती है। एंड ऑल्सो अगर आप नहीं खाते मीट तो थिंग्स लाइक टोफू या कुछ बीन्स, दे आर हाई इन प्रोटीन, वो आप वहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं। फिर सिर्फ क्वार्टर ऑफ योर प्लेट शुड बी कार्बोहाइड्रेट्स, जो हमने अभी बात की। और वो भी कौन से कार्बोहाइड्रेट्स? राइस अगर है तो ब्राउन राइस की कोशिश करें, होल होल ग्रेन ग्रेन होने कोशिश चाहिए। करें। जी। और थोड़ी सी पोटेटोज वगैरह अगर आप ज़रूरी है तो ऑब्वियसली आप इंक्लूड कर सकते हैं। और फिर आपकी बेवरेज क्या है खाने के साथ? पानी। पानी जो हमें सोडास की आदत पड़ गई है, उसके बजाय रिप्लेस दैट विद वाटर। जूसेस वगैरह भी होते हैं तो हमें उनकी भी काफी आदत पड़ गई है, वो भी एक सॉर्ट ऑफ एम्प्टी कैलोरीज ही बन जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जूसेस आई कम्प्लीटली एग्री, देयर जस्ट एम्प्टी कैलोरीज दैट आर एडेड। और बहुत सारे लोग ये भी पूछते हैं कि हम स्वीटनर्स इस्तेमाल कर रहे हैं, नॉन न्यूट्रिटिव स्वीटनर्स ना। और ये स्वीटनर्स जो हैं, मैं हमेशा ये कहती हूँ कि देर गुड अगर वो ट्रांजिशन पीरियड में आप इस्तेमाल कर रहे हैं, कि अच्छा, आप एक आदत आदत बदलने अपनी के लिए। पानी की आदत डालने की कोशिश आप कर रहे हैं, लेकिन तो उस टाइम फ्रेम में श्योर आप इस्तेमाल कर लें। लेकिन ये जो स्वीटनर्स हैं, दे डू इंक्रीज योर एपेटाइट ओवर टाइम। तो इट्स दे नॉट एज गुड एज वी थिंक दे आर। सो दीज आर सम प्रैक्टिकल गाइडलाइन जिनकी मदद से आप अपने खाने पीने की आदत को बेहतर बना सकते हैं। लेकिन अगर किसी इंसान को डायबिटीज़ डायग्नोज हो जाए तो फिर वो अपनी ज़िंदगी के अंदर क्या चेंजेस लाए जिससे डायबिटीज़ की मैनेजमेंट बेहतर हो सके? थिंग इज कि ये सारी चीजें जिनके बारे में हमने बात की, प्रिवेंट डायबिटीज, they're actually applicable to having diabetes as well. अच्छा। Because it's a continuum. तो अगर आपको डायबिटीज डायग्नोज भी हो गई है, these are the same things that you are aiming for. You're aiming for weight loss, at least 5%, if not 7%, of weight loss, और आप मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं। एक्टिविटी रिकमेंडेशन वही है, 150 मिनट इन अ वीक that you're doing some brisk walking, vigorous activity. A diet की भी, you're refraining from carbohydrates. Now, when people are diagnosed with diabetes, तो एक चीज होती है कि they become more familiar with carbohydrate counting. तो हम estimate कर सकते हैं कि जो कार्बोहाइड्रेट्स हम कंज्यूम कर रहे हैं वो उसमें इसेंशली कितने ग्राम हैं कार्बोहाइड्रेट की। और वो आपके डॉक्टर हैं, आपकी मेडिकल टीम, वो आपका करते हैं। इसके अंदर बहुत सारे ऐप्स क्रिएट हो गए हैं जिसमें आप जो चीज़ खाने वाले हैं उसका नाम आप टाइप इन करें और वो आपको बता देगी फौरन कि इसके अंदर कितने ग्राम कार्बोहाइड्रेट हैं। तो वो इस तरह भी एस्टिमेट कर सकते हैं where they try to limit the amount of carbohydrates in particular in their diet। और काफ़ी लिमिट करते हैं। लेकिन देयर इज़ नो रिकमेंडेशन कि आप जो इतने परसेंटेज अपने डाइट में करें या इतने ग्राम करें, बिकॉज एवरी इंडिविजुअल इज़ डिफरेंट। तो वो इंडिविजुअलाइज करेंगे अपने डाइट उसके तरफ। आपने शायद सुना होगा आजकल बहुत फैशन में आई हुई हैं बहुत सारी डाइट्स, लाइक कीटो डाइट। और मेरा नज़रिया इस तरह की डाइट्स के ऊपर और इसेंशली इस डाइट में ये होता है कि कार्बोहाइड्रेट वो बिल्कुल ही बहुत कम अमाउंट में खाते हैं। और ज़्यादातर तो वो कोशिश ये कर रहे होते हैं कि अपनी बॉडी को फैट स्टोर्स जो उसके हैं वो बर्न करें। लेकिन ऑनेस्टली ये सस्टेनेबल नहीं है, बिकॉज यू नीड टू हैव ए वेल बैलेंस्ड डाइट एट द एंड ऑफ द डे। क्यों आप लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम के लिए ये चीज़ें सस्टेन नहीं कर सकते। तो वी ऑलवेज से कि भाई आप लिमिट करें कार्ब्स, लेकिन टोटली एलिमिनेट करने की कोई भी फूड ग्रुप ज़रूरत नहीं है। यानी कि हम लाइफस्टाइल चेंज की बात करते हैं तो हमें एक ऐसा लाइफस्टाइल चेंज लाना है जो हम लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के ऊपर कंफर्टेबली कंटिन्यू कर सकें, जो कि बिल्कुल प्रैक्टिकली पॉसिबल हो। ऐसा ना हो कि हमने एक हफ्ता बहुत कोई एक्सेसिव ख्याल रख लिया और उसके बाद वी आर बैक टू द सेम। बिल्कुल बिल्कुल। और फिर वो बहुत डिमोटिवेटिंग हो जाता है, क्योंकि वो आप सोचते हैं कि अच्छा अब तो मैंने ये खा लिया, ये एक हफ्ते तक मैंने किया, मैंने मोटिवेशन लूज कर लिया, फिर मैंने जाके एक चॉकलेट केक खा लिया और फिर अब मैं मोटिवेशन मैंने बिल्कुल लूज कर दिया, अब मैं अब कुछ नहीं कर सकती या कुछ नहीं कर सकता। तो वो ना करें, गेट बैक ऑन ट्रैक। अगर सही मुश्किल हो गई, आपने कुछ मिस्टेक कर लिया, दैट्स ओके, यू कीप ट्राइंग। सही सही।
चलें, थैंक यू सो मच, इट वाज अ वेरी इंफॉर्मेटिव सेशन अबाउट डायबिटीज। और कोई ऐसी बात डायबिटीज के बारे में जो आप हमारी ऑडियंस को बताना चाहें? आई थिंक वन थिंग जो शायद मैंने बात नहीं की, जनरली जैसे आप ग्रोसरी स्टोर या ग्रोसरी शॉपिंग जाते हैं हम्म। तो आप क्या करें, इट्स सही। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि पूरी फूड इंडस्ट्री इस वक्त सेटअप इस तरीके से है कि आप वेट गेन करें और आप डायबिटीज डेवलप करें, अनफॉर्चुनेटली। तो तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप फूड लेबल्स पढ़ें। अच्छा। जो फूड के पीछे चीज़ें लिखी हुई होती हैं, अगर किसी चीज़ पे लिखा हुआ है कि इसमें ज़ीरो शुगर है, इसका ये मतलब ज़रूरी नहीं है कि उसके अंदर वाकई में ज़ीरो शुगर है। और क्या उसमें ज़ीरो कैलोरीज हैं? नहीं। आप देखेंगे उसमें कार्बोहाइड्रेट्स होंगे, उसमें कैलोरी होगी। तो आप कोशिश करें कि आप वो फूड लेबल्स पढ़ें, और जो चीज़ आप नहीं चाहते, आपको पता है कि ये डायबिटीज़ की तरफ कंट्रीब्यूट करेगी, अनहेल्दी है, उसको घर ही में ना लाएं। डोंट हैव इट अवेलेबल अराउंड यू, ताकि आप जो हैं काइंड ऑफ बहक जाएं या यू आर टेम्प्टेड बाय इट। सही। आई थिंक इंटरवेंशन ग्रोसरी से ही स्टार्ट होती है कि व्हाट बिल्कुल एग्जैक्टली वी आर चूजिंग एट द स्टोर, दैट्स व्हाट वी ब्रिंग एट द होम, और फिर बिल्कुल। वही हम अपनी फैमिली को भी फीड कर रहे होते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर हिबा, आपने बहुत अच्छा इन्फॉर्म करा हमारी ऑडियंस को डायबिटीज के बारे में। आई थिंक इट विल हेल्प आवर ऑडियंस अ लॉट। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी।